औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 5 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने डाटा बस के मतलब पढ़ा था, एड्रेस बस के, कंट्रोल बस के मतलब पढ़ा था। और आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है आईओ यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इनपुट आउटपुट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इससे पहले आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये वाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। ये पेपर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार करें। तो पहला हमारा टॉपिक आ जाता है डिस्क्राइब आईओ यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। The I/O units in an important component of a computer system। जाहिर बात है कि इनपुट और आउटपुट की जो यूनिट्स हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं। जाहिर बात है कि कीबोर्ड है, माउस है, वो इनपुट के लिए यूज होते हैं, फिर आउटपुट के लिए मॉनिटर है, प्रिंटर है। तो जो भी हमारा प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वो या तो मॉनिटर पे एज ए सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आ जाती है, या फिर प्रिंटर के जरिए एज अ हार्ड कॉपी हमारे पास आती है। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज मैनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है। दीज डिवाइसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। और वो कह रहा है कि ये डिवाइसेस जो है ना वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जाहिर बात है माउस के जरिए अलग से इनपुट होती है, और कीबोर्ड के जरिए से आप ये टाइपिंग वगैरह करने के लिए माउस से टाइपिंग नहीं होती है। The data transfer rates handled by these devices are also different. They also support different formats of data. It is not possible to connect all these devices directly to the system bus due to these difference. जाहिर बात है कि ये डायरेक्टली जो है वो कंप्यूटर सिस्टम बस से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये कीबोर्ड को भी साथ अटैच करना पड़ता है, माउस को भी साथ अटैच करना पड़ता है थ्रू यूएसबी जो पोर्ट्स वगैरह होती हैं उनके साथ। इट इज डिफिकल्ट फॉर सीपीयू टू कंट्रोल दीज डिवाइसेस डायरेक्टली एज इट कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ सीपीयू टाइम। और ये सीपीयू का जारी बात है कि ये कीबोर्ड को अलग से अटैच किया हुआ है, माउस को अलग से अटैच किया हुआ है। इन सबको कंट्रोल करना और किस तरह इसे मैनेज करना है, ठीक है। ये सीपीयू के लिए भी आपको पहले ये मैं चीज बता चुका हूं कि सीपीयू पूरा सिस्टम होता है, उसे हम सीपीयू नहीं कहते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। वो जो मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है, अगर आप लोगों को याद होगा तो वो मैंने सब्ज कलर का एक बोर्ड दिखाया था जिसे बताया था कि ये मदरबोर्ड होता है, ठीक है। और उसके ऊपर एक चिप लगी हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये सीपीयू है, जिसे कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अच्छा, इट कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर टास्क ड्यूरिंग दिस टाइम। इट अफेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट input output unit is used to avoid all difficulties. It works as an interface between CPU and IO devices. It carries out IO tasks without involving CPU directly. The IO unit is connected to the bus. The processor and all other devices are connected to the IO units. तो ये इसमें ये कह रहा है कि ये जो आईओ डिवाइसेस हैं ये डायरेक्टली जो है वो एक कंप्यूटर बस के साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं, और प्रोसेसर और जो दूसरी डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड होती हैं आईओ डिवाइसेस के साथ। अच्छा, इसकी अगर आप अपने, मैंने ये आपको शायद पहले भी बताया है कि जिस वक्त आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो अपनी बुक को लाजमी खोल के सामने रखें, क्योंकि कुछ डायग्राम्स और फिगर्स हैं जो कि बोर्ड पे नहीं बनाई जा रही, आपको बुक से उनकी समझ आती जाएगी साथ साथ। तो आपका जो आईटी सीरीज का बुक का पेज नंबर 157 है, उस पे ये उन्होंने एक पिक्चर दिखाई हुई है कि सीपीयू कैसे आईओ डिवाइसेस के साथ और
रैम के साथ और किस तरह ये डाटा बस और एड्रेस बस के साथ लिंक करता है और किस तरह डाटा फैच किया जाता है थ्रू बसेस, आईओ डिवाइसेस, रैम और सीपीयू के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईओ यूनिट्स। द आईओ यूनिट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग: it monitor the states of different devices attached to it. It manage the speed difference between the processor and IO devices. आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। उसमें डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा टू द कंप्यूटर। द स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेस इज सच स्लोअर than processor. A lot of CPU time may be wasted if processor waits for the completion of data transfer. यानी कि ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस है ये CPU की जो स्पीड है यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड जो CPU की है उसको बहुत ज्यादा जो डैमेज करता है। तो इस वजह से डैमेज करता है कि उसको साथ इन डिवाइसेस को भी मैनेज करना पड़ता है। It is very important to transfer data in such a way that CPU time may not be wasted while data is being transferred from peripheral devices to the computer. The two main ways to transfer data from peripheral devices to computer are एक है interrupts और दूसरा है DMA। हम पहले पढ़ते हैं interrupts के मतलब। interrupts क्या है? An interrupt is a signal. In this scheme, the processor issue a command to an IO device from input or output operation. The device generates an interrupt signal to the processor when it becomes ready. CPU suspends all other operation when it receives an interrupt. CPU then perform IO operation. अच्छा, इसमें इंटरप्ट से ही एक बात जो है ना वो वाज़ हो जाती है कि कोई काम कर रहा हो तो उसके अंदर जो आगे उस काम को रोक देना, ठीक है ना, कि सबसे पहले ये काम किया जाए। तो ये इंटरप्ट जो है ना एक सिग्नल है, तो जो सिग्नल CPU को भेजा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कि इस तरह किया जाए कि जो आप पहले एग्जीक्यूशन या कर रहे हैं किसी भी चीज की वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये काम इम्पोर्टेंट है। तो CPU क्या करता है कि वो जो पहले जो काम हो रहा होता है उसको छोड़ देता है और जिस चीज का अब मैसेज आया ना उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट रिक्वायर्स नो एडिशनल हार्डवेयर। इसके लिए कोई अलग से हार्डवेयर लगाने की जरूरत नहीं है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा आसान है। और डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड व्हेन CPU परफॉर्म IO ऑपरेशन। इट रिड्यूस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द CPU। जाहिर बात इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप पहले जो CPU काम कर रहा था उसने वो सारे का सारा छोड़ दिया, ठीक है। उसको छोड़ने के बाद उसने जो अब सिग्नल आया था उस सिग्नल पे उसने ना अपना काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से CPU को टाइम भी ज्यादा लगेगा, उसका टाइम वेस्ट भी हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी स्लो हो रही है। आगे आ जाते हैं DMA। DMA स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट यूजेस अ हार्डवेयर कंपोनेंट नोन एज DMA कंट्रोलर। इसके लिए हार्डवेयर एक कंपोनेंट की जरूरत होती है कि जिसे हम DMA कंट्रोलर कहते हैं। दिस कैन ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड IO डिवाइसेस विदाउट यूजिंग CPU। अच्छा, इसमें ये इस तरह कर रहा है कि डाटा को ट्रांसफर करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, यानी कि इसके दरमियान CPU के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता, यानी कि डायरेक्ट ये मेन मेमोरी और IO डिवाइसेस जो है वो आपस में डाटा को ट्रांसफर कर रही होती हैं। दी प्रोसेसर इश्यूज IO कमांड व्हेन डाटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। इट कैन, इसमें ये कि प्रोसेसर को अगर कोई डाटा वगैरह चाहिए होगा तो वो ऑलरेडी एक कमांड इशू करेगा कि किस किस्म का डाटा उसे चाहिए होगा, उस लिहाज से वो डाटा को उधर से फैच कर लेगा। इट कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग
issue the command. The data is transferred between main memory and I/O devices. The I/O unit issue a signal to CPU when data transfer to complete. यानी कि I/O यूनिट जिस वक्त डाटा सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है वो I/O यूनिट जो है ना वो प्रोसेसर को एक सिग्नल देगा जी कि अब जो है कि ये सारे का सारा डाटा जो है ना वो ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा जी, इसके आगे एडवांटेजेस हैं। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें सीपीयू की ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं होती है। सीपीयू को जरूरत नहीं होती कि वो वेट करे कि पहले आईओ ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है और इसके लिए अलग से हार्डवेयर की जरूरत है। सारी बात है कि वो कॉस्टली भी है कि अलग से हार्डवेयर को अटैच करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज डाटा ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, एक्सप्लेन इन स्टेप्स। अच्छा, तो डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी बाय यूजिंग एड्रेस बस एंड डाटा बस। के डाटा जो है वो सीपीयू से मेमोरी तक जो ट्रांसफर हो रहा है, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में एड्रेस बस और डाटा बस के मतलब तफसील से बताया था। तो वो जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है किस तरह से कि सीपीयू और मेन मेमोरी जो यूज कर रहे हैं, मेमोरी यूज कर रहे हैं डाटा बस को और एड्रेस बस को। The process of the transferring data from CPU to memory consists of different steps as follows. पहले नंबर पे है CPU places the address to main memory on address bus और दूसरा है CPU places the address of the data location on the address bus और तीसरा है main memory sees the addresses on address bus. Main memory writes the data to the specific location in the memory. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रजिस्टर्स के मतलब, जिसे आप कहते हैं ये क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज सीपीयू रजिस्टर्स। ये पेज नंबर 158 पे क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजिस्टर्स का। अब आ जाते हैं कि रजिस्टर्स होते क्या हैं। रजिस्टर इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड सीपीयू। रजिस्टर जो है वो एक छोटे से लेकिन उनकी स्पीड तेज होती है, लेकिन ये सीपीयू से जरा साइड पे होते हैं। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली, यानी कि ये डाटा और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें टेम्परेरीली स्टोर कर लेते हैं। सॉरी, डाटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर फ्रॉम मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। और ये जो डाटा है वो स्टोर किया जाता है मेन मेमोरी से, कि जिस वक्त सीपीयू एग्जीक्यूशन अपने स्टार्ट करता है तो वो एग्जीक्यूशन से पहले जो है वो मेन मेमोरी से डाटा इसके अंदर स्टोर कर लिया जाता है। सीपीयू कंटेन्स अ नंबर ऑफ रजिस्टर, ईच रजिस्टर हैज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। सीपीयू के अंदर काफी रजिस्टर होते हैं और हर रजिस्टर का पहले से फंक्शन जो है ना वो डिफाइन है कि इस रजिस्टर ने कौन सा काम करना है। रजिस्टर साइज डिटरमाइंस हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन स्टोर। रजिस्टर का जो साइज है वो इस चीज पे होगा कि उसने कितनी इंफॉर्मेशन है जो उसको स्टोर करना है। द साइज ऑफ रजिस्टर इज इन बाइट्स, तो वो बाइट्स पे होता है। आपको ऑलरेडी इसका बाइट्स का यूनिट बता दिया था कि 8 बिट्स जो है ना वो मिलके एक बाइट बनाती हैं। और जो साइज ऑफ रजिस्टर है वो मुश्तमिल होता है बाइट्स के ऊपर। ईच बाइट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा। ये भी आप लोगों को पहले बता दिया हुआ है कि जो 1 बाइट है वो 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा को सेव करती है। अ रजिस्टर कैन बी ऑफ 1, 2, 4 और 8 बाइट्स, यानी कि रजिस्टर जो है वो 1, 2, 4 या 8 बाइट्स के हो सकते हैं। द बिगर साइज ऑफ रजिस्टर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू। बड़े साइज के जो रजिस्टर्स हैं वो सीपीयू की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करते हैं। आगे आ जाते हैं जी स्पेशल पर्पस ऑफ रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पस रजिस्टर आर नॉर्मली यूज्ड बाय सीपीयू। दीज रजिस्टर्स
आर फॉलोज में सबसे पहले है प्रोग्राम काउंटर, जिसे कि हम पीसी कहते हैं। नंबर 1 पे जो रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो एड्रेस को सेव करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, टू बी फेच फॉर एग्जीक्यूशन, जिसको उठाया गया होता है एग्जीक्यूशन के लिए। व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड, इट नाउ रेफर्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और दूसरा हमारे पास है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसे हम आईआर कहते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द फेच इंस्ट्रक्शन, फेच इंस्ट्रक्शन को ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो स्टोर करता है। द इंस्ट्रक्शन इज आल्सो डिकोडेड इन दिस रजिस्टर, और ये इंस्ट्रक्शन जो है इसी रजिस्टर के अंदर डिकोड भी होती हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे हम MAR कहते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर मेमोरी address being used by CPU. When CPU wants to read or write data in the memory, it stores the address of the memory location. यानी कि जिस वक्त CPU किसी भी डाटा को रीड या राइट करने लगता है तो उसका एड्रेस जो है ना वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में सेव कर लिया जाता है। It stores the address of data memory location in this register. अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसे हम MBR कहते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी टू गोइंग टू द मेमोरी, यानी कि ये इस तरह के डाटा को स्टोर करता है कि जो कि या तो मेमोरी से आ रहा है या मेमोरी की तरफ वापस जा रहा है। और नेक्स्ट 5वां जो आखिरी रजिस्टर है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। अ स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस इन विच डाटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इन एन ऑर्डर। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसके कहते हैं हम लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि इसकी आप एग्जांपल को जरा इस तरह से समझ लें कि आपके पास एक बाल्टी है और उसके अंदर आपने ना 20 प्लेटें रखनी है। 20 प्लेटें आप इस तरह से रख रहे हैं, पहली प्लेट रखी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस तरह करते करते आखिर पे जो प्लेट रखी है वो 20वीं प्लेट है, ठीक है। लेकिन अगर जब आप प्लेट्स उठानी शुरू करेंगे तो जो 20वीं प्लेट है ना वो आप सबसे पहले उठाएंगे। वो इन कब हुई थी? लास्ट पे, आखिरी प्लेट थी वो। लेकिन क्योंकि आप मुमकिन नहीं है कि सबसे पहली प्लेट को पहले उठाया जाए, तो उसके लिए क्या है कि आप 20वीं प्लेट को पहले उठाएंगे। इसी का ये मतलब है कि जो सबसे पहले रखी गई थी वो सबसे आखिर पे निकलेगी, और जो सबसे आखिर पे आई है वो सबसे पहले निकलेगी। इसे हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। द डाटा आइटम स्टोर एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज रिट्रीव्ड बिफोर रिट्रीविंग द आइटम बिलो इट। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आर यूज्ड टू मैनेज स्टैक इन कंप्यूटर। यही सारी चीजें इधर बताई हुई हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें ये रजिस्टर्स वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और ये बात आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये क्लास में रिवाइज ना किए जाएं। हम सारे टीचर यही समझेंगे कि आप लोगों ने ये घर से पढ़ के आए हैं। अगर कोई क्यूरी वगैरह है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो वॉइस मैसेज के जरिए। तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए हमारा यहाँ तक कई लेक्चर था, इसे अच्छी तरह से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।